हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए पुनः सामाजिक विषय का एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ और इस नए चैप्टर में हम नागरिक शास्त्र का अध्याय नंबर 7 लोकतंत्र के परिणाम पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि सामाजिक विषय को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें इतिहास का और भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आते हैं। उसमें से नागरिक शास्त्र जो पार्ट है उसमें से आपको 15 नंबर के प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं को अभी तैयारी करा रहा हूं, जिसमें से मैंने 4 पहले भी पढ़ा चुका है, एक और मैं इस समय पढ़ाने जा रहा हूं। बाकी जो बचा है उसको भी मैं बहुत ही जल्द 10 से 15 दिनों के अंदर मैं पूरे इस नागरिक शास्त्र को जो चैप्टर है उनको पढ़ा दूंगा। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। तो लोकतंत्र के परिणाम का मतलब क्या है ये आप जान लीजिए कि जैसे ये इसमें कहा गया है कि जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो कई तरह की हैं। कुछ जगह तानाशाही है, कुछ जगह राजतंत्र है, कुछ जगह लोकतंत्र है। तो ये जो लोकतंत्र है वो कैसे बेहतर है और क्या इसके रिजल्ट देखने को हमें मिलते हैं। तो अब बच्चों समझ रहे हैं। पहली बात जान लें, लोकतंत्र के बारे में मैं बता भी चुका हूं। लोकतंत्र माना जाता है कि दुनिया की तमाम सभी शासन व्यवस्थाओं में, शासन प्रणालियों में सर्वोत्तम माना जाता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र के परिणाम को जानने के लिए हम पहले कई बिंदुओं को मैंने लिखा हुआ है, उस बिंदुओं के आधार पर हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, पहला दिया है बिंदु कि लोकतंत्र के परिणाम का मूल्यांकन कैसे करें। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन, बहुत बड़ी प्रश्न ये आता है कि लोकतंत्र का जो रिजल्ट हमको मिलता है उसकी हम जांच कैसे करें। हम जाने कैसे कि लोकतंत्र बेहतर है कि बेहतर नहीं है। तो हमने प्राय देखा है, सुना है, पढ़ा है कि लोकतंत्र में समानताएं अधिक मिलती हैं, लोकतंत्र में लोगों को स्वतंत्रताएं मिलती हैं, लोकतंत्र में आर्थिक विकास होता है, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त होता है, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने की, व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये बहुत चीजें हम लोगों ने सैद्धांतिक रूप से पढ़ा है, लेकिन क्या ये व्यवहार में भी है, बहुत स्पष्टता नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब हम बात करते हैं लोकतंत्र के इतर विपरीत गैर लोकतांत्रिक मुल्कों की, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की, तो हम ये पाते हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र उससे बेहतर शासन प्रणाली होती है। तो हम कहें कि लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, तो बड़ी आसान सी बात है कि लोकतंत्र, अब लोकतंत्र में सरकार किस तरह से संचालित कर रही है, चल रही है, उसकी जो व्यवस्था है शासन को चलाने की, जो प्रक्रिया है वो कैसी है, उसी आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे। अर्थव्यवस्था की बात करेंगे कि लोकतंत्र में अर्थव्यवस्था किस तरह संचालित हो रही है, आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रोजगार मुहैया हो रही है कि नहीं हो रही है, देश की जो तरक्की है वो हो रही है कि नहीं है, सभी को सभी आवश्यक आवश्यकताओं की चीजें मुहैया हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। इन तमाम अर्थव्यवस्थाओं को अगर हम कसौटी पर रखेंगे तो हम मूल्यांकन कर पाएंगे कि लोकतंत्र बेहतर है कि नहीं बेहतर है। इसके अलावा जो असमानताएं हैं समाज में, कि लोकतंत्र में जो असमानताएं हैं वो ज्यादा है या कम है। देखिए, कोई भी समाज होगा, कोई भी शासन व्यवस्था होगी, तो समाज में असमानताएं देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी ऐसा कोई शासन प्रणाली है जहां समाज एक समान हो। समाज में असमानताएं देखने को मिलती है। हमें यह देखना है कि हमारा लोकतंत्र उस असमानताओं में कितना सामंजस्य बैठाने का काम करता है। अगर सामंजस्य बैठा रहा है, सबको एक दूसरे के साथ संयुक्त रूप से रखा है, तो आप मानेंगे कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन व्यवस्था है। इसी तरह से स्वतंत्रता की बात कर ली जाए कि किस व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त है, कितना स्तर तक का है, किस लेवल तक का स्वतंत्रता है, कहीं हमें गुलामी की जीवन तो नहीं जीना पड़ रहा है, कहीं हम अपनी आजादी को खो तो नहीं रहे हैं। इस आधार पर भी हम लोकतंत्र की मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा सम्मान की बात की जाए कि हमारे नागरिकों का, लोकतंत्र के अंदर जितने नागरिक हैं उनकी जो मान सम्मान है वो कायम है कि नहीं है, उनकी सम्मान को ध्यान रखा जाता है कि नहीं जाता है। इस आधार पर भी हम लोकतंत्र की परिणामों का मूल्यांकन कर सकते हैं।
इसके अलावा समानता की बात कर ली जाए कि समाज के जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के हैं, धनी है, गरीब है, छोटी वर्ग के हैं, बड़ी वर्ग के हैं। अगर हम जातिगत बात करें तो छोटी जात की या बड़ी जात की क्या है, किस तरह से उनमें समानताएं और असमानताएं हैं। अगर हम देख पाते हैं कि कोई देश अपने नागरिकों को उसके वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, भाषा के आधार पर अगर उनके समानताओं को बना सकता है, समानता के जो स्तर है, जो लेवल है, उसको बना के रखा है, तो हम ये मानते हैं कि उसका जो परिणाम है वो अच्छा है। तो इस तरह से भी हम लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आशा किया जाता है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था मुहैया कराएगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का लाभ होगा, हित होगा और प्रत्येक नागरिक को अपने कार्यों को करने का, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिलेगा, प्राप्त होगा। तो ये अवसर कौन प्रदान करेगा? वो हमारे देश की शासन व्यवस्था यानी लोकतंत्र करेगा। अगर लोकतंत्र ने ये सारी व्यवस्थाएं दी, अवसर प्रदान किया, तो हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली है। तो क्या ये चीजें आप खुद अपने मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने अपने मन स्थिति से ये जान सकते हैं कि लोकतंत्र की अच्छी व्यवस्था की। अगर हम बात करें लोकतंत्र के अलावा जो गैर लोकतंत्र देश हैं, देखें हमारा देश लोकतंत्र देश है और हमारे देश के अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन इन सबके बावजूद भी देखा जाता है कि हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी फॉल्ट है। जैसे अगर बात की जाए भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, गरीबी अमीरी की, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। गरीब जो होता है वो गरीब ही रह जाता है। प्राय लोकतंत्र में देखा जाता है कि जो अमीर है वो उच्च से उच्च होते जाता है, उसकी स्थिति और आगे जाती है। और लोकतंत्र में यह भी देखा जाता है कि समाज के एक बड़ा तबका वो सरकार की जो विचारधाराएं होती हैं, सरकार की जो इच्छाएं होती हैं, जो उनकी कार्यप्रणाली होती है, उनसे छूता रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैर लोकतांत्रिक की, तो हम तुलनात्मक रूप से कहते हैं कि नहीं, जो अवसर निम्न वर्ग को या समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को लोकतंत्र में प्राप्त होता है वो गैर लोकतांत्रिक देशों में प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश एक अच्छा अवसर प्रदान करने वाला एक जिम्मेदार सरकार है। आगे अगला देख लेते हैं, दूसरा टॉपिक। दूसरी टॉपिक देखने से और स्पष्ट होगा। टॉपिक है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार। तीनों अलग अलग शब्द हैं, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार। तीनों को अलग अलग डिफाइन करते हैं। पहले हम देखते हैं उत्तरदायी किसको बोलते हैं। उत्तरदायी ये होता है कि जिसको हमने सरकार के रूप में चुना है, जिसको हमने सरकार के रूप में चुना है, उस सरकार का ये उत्तरदायित्व बनता है कि वह हमारे हित में कार्य करे। यानी और कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य से, जिस इच्छा से, जिस स्थिति को प्राप्त करने के उद्देश्य से हमने सरकार का गठन किया, हमने सरकार का गठन किया, सरकार को चुना, वह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह हमारे उम्मीदों के अनुसार, हमारी कल्पनाओं के अनुसार, हमारी आवश्यकताओं के अनुसार अपने कार्यों को करे। यह उसका उत्तरदायित्व बनता है। अच्छा, अब है जिम्मेवार। जिम्मेवारी क्या मतलब है? जिम्मेवार का तात्पर्य है कि जो जनता चुनाव में सरकार का गठन करती है, चुनती है, उसका ये बहुत एक ये रोल होता है कि जो भी सरकार निर्णय निर्माण का कार्य कर रही है उसमें उसकी भागीदारी है कि नहीं है। निर्णय निर्माण का मतलब यह है कि जो भी नीतियां नई नई बनाई जाती हैं, उन नीतियों के निर्माण में जनता का कोई उसमें साझेदारी है कि नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में आम जनता जो उसको चुनती है, जिसके लिए वो नियम बना रही है, उसको भी उसमें शामिल करें, उसकी भी आकांक्षाओं को वो सुने, जाने, उनकी आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जरूरतें क्या है, इन सबको जाने। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वह अपनी जनता का, अपने लोगों का, अपनी जो जिनकी वोटों को पा करके, जिनकी मतों को प्राप्त करके वो सरकार में बैठे हैं, सरकार का गठन किए हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझें और उसके अनुरूप अपने निर्णय निर्माण का कार्य पूरा करें।
तो यह हो गया जिम्मेवार। और वैध सरकार क्या है? अब देखिए वैध तो आप जानते हैं, बड़ा आसान सा शब्द वैध माने होता है कानूनी, यानी जो नियमानुसार हुआ हो, जो एक सिस्टम के तहत हो, एक नियमावली है, एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत जो सरकार का गठन करता हो वह वैध सरकार कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस जो ऐसी सरकार जो एक निश्चित प्रक्रिया से, एक निश्चित नियमावली के तहत, एक संविधान के अंतर्गत संवैधानिक रूप से गठित होती है, वह होती है वैध सरकार। ठीक है बच्चों, तो वैध सरकार को और एक बार समझ रहे हैं। उत्तरदायी सरकार मतलब जो हमने आकांक्षाएं किया है, जिस उम्मीद से मैंने सरकार का गठन किया है, उस उम्मीदों को पूरा करना, उसके आधार पर कार्य करना सरकार का उत्तरदायित्व है। जिम्मेवार का मतलब यह कि जो भी कोई निर्णय निर्माण कर रहा है, जो भी प्रक्रिया चल रही है सरकार के अंदर, उसमें लोगों का कितना साझेदारी है, ये जिम्मेवारी है सरकार की कि उसमें लोगों को इन्वॉल्व करें, उस जनता को इन्वॉल्व कर जिन्होंने उनको चुना है। और वैध सरकार वह है जो नियमों के तहत एक निश्चित नियम का पालन करते हुए, प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सरकार का गठन हो, तो उसको हम कहते हैं वैध सरकार। ऐसा नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसने जो मजबूत है उसने अपनी सरकार बना ली, ऐसा नहीं होता, वो अवैध सरकार होगी। जबकि वैध सरकार होता है जिसमें आम जनता स्वयं अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को अपना सरकार या अपना नेता चुनती है, उसको हम कहते हैं वैध सरकार। अब देखिए ये हो गया लोकतंत्र में। अब तीसरा दिया है आर्थिक समृद्धि एवं विकास। अब यही चीज हो गई जो मैंने ऊपर लिखा, आपको बताया कि लोकतंत्र के प्रभावों का मूल्यांकन कैसे करें। तो हम बात करेंगे आर्थिक समृद्धि एवं विकास का। आर्थिक समृद्धि हुई कि नहीं हुई, विकास किस तरह हुआ, देश की जो प्रति व्यक्ति आय हुआ किस तरह से है, बढ़ रही है, घट रही है, अस्थायी है, देश में जो रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, सभी व्यक्तियों को अपने कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देश की जीडीपी की स्थिति क्या है, जो देश की अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति क्या है, गरीबी खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है, अमीरी गरीबी की खाई कम हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हम तय करते हैं कि लोकतंत्र अच्छा है कि बुरा है, लोकतंत्र के परिणाम अनुकूल है कि प्रतिकूल है। ये सारी चीजें हम अर्थव्यवस्था, आर्थिक समृद्धि और विकास की बात करेंगे। तो जब हम आर्थिक समृद्धि की बात करें तो हम देखते हैं प्रायः कि लोकतंत्र में थोड़ा अर्थव्यवस्था का जो विस्तार होता है, जो स्पीड होती है वो कम होता है। वजह यह होता है कि ये सरकार जो होती है इसमें वो एक उत्तरदायी सरकार होती है जो सबको इन्वॉल्व करके चलती है, सबको साथ लेकर चलने का काम करती है। तो वो अपने किसी भी निर्णय को एक द्रुत गति से, तुरंत स्पीड गति से वो उसको नहीं कर सकती, अचानक से कोई फैसला नहीं ले सकती। किसी भी फैसले को लेने के लिए, कोई भी निर्णय लेने के लिए उसको एक निश्चित प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जो इसकी गति होती है थोड़ा धीमी होती है। किंतु अगर हम अन्य देशों की बात करें, अन्य गैर लोकतांत्रिक देशों की जब तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो एक बेहतर शासन प्रणाली है और लोगों को इसमें ज्यादा अवसर प्राप्त होता है अपना आर्थिक विकास करने के लिए, और उनकी जो समृद्धि होती है लोकतंत्र में अधिक पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं एक और पार्ट लेकर आऊंगा, उस पार्ट में जो होगा वो पूरी तरह से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।